गुड इवनिंग बेटा। क्या कह रहे थे बेटा? मुझे समझ में नहीं आया। हम्बल रिक्वेस्ट क्या था? मैं समझा नहीं बेटा। चलिए बेटा, हाँ क्लास स्टार्ट करते हैं बेटा। नमस्ते बेटा। बेटा मॉर्निंग में यूजुअली होती है क्लास, जस्ट बिकॉज कि मेरी मॉर्निंग में क्लास 12th की भी शेड्यूल हो गई थी है। ठीक है, तो जिस दिन मुझे दो क्लास लेनी होती है बेटा, तो एक मॉर्निंग में होती है और एक इवनिंग में होती है। सो दैट इज वाई, अदरवाइज अगर सिंगल क्लास होती है आपकी सिर्फ लेनी होती है मुझे, तो मॉर्निंग में शेड्यूल होती है। बट ड्यू टू इस वीक मुझे 12th की और आपकी दोनों की क्लास लेनी है रेगुलरली, सो दैट इज वाई क्लास इज अरेंज्ड इन द इवनिंग बेटा। ठीक है बेटा, +2 की जो शाम को करते हैं बेटा, +2 में क्या है ना, 5 और 6 बैच एक साथ क्लास हो लगी और उसकी शेड्यूल होती है। करनाल में 4 बैचेज हैं, ठीक है, वो एक साथ क्लास अटेंड करते हैं, राइट। और एक गुरुकुल के बैचेज हैं 2, और सिमिलरली क्या कहते हैं सेक्टर 17 का बैच है 12th का। तो वो 5 और 6 बैच होते हैं बेटा एक साथ। तो इसीलिए उसका टाइम क्या होता है और टीचर के साथ मैच कराना होता है, तो दैट इज वाई वो क्लास फिक्स हो जाती है, दैट इज एट 9:30, राइट। एक्चुअली बेटा 11:20 कर देंगे ना, तो क्या होगा कि वो जो मोबाइल है ना बेटा, वो जिसमें मैं क्लास लेता हूँ वो डिस्चार्ज होता है बेटा, है ना, तो वो इतना बैटरी बैकअप है नहीं, तो दैट इज वाई वो हो नहीं पाती बेटा क्लास। ठीक है, हाँ इस वीक बेटा, इस वीक क्लास आपकी 4:30 पे ही होगी, राइट। जी बेटा जी। ठीक है, चलिए बेटा, हाँ क्लास स्टार्ट करते हैं। हमें काफी कवर करना है बिकॉज इस वीक इस क्या कहते हैं, इस वीक जो टेस्ट है आपका, वो थर्मोडाइनमिक्स कंप्लीट आ रही है उसमें। तो सेकंड लॉ अभी तक हमने किया नहीं है, वी हैव टू फिनिश इन 3 days। ठीक है, तो हम थोड़ा फास्ट चलेंगे, मैं समझाते हुए चलूंगा। किसी को भी थोड़ा सा अगर कोई डाउट होगा तो शी और ही कैन कॉल मी आफ्टर द क्लास बेटा। ठीक है ना, बहुत ज्यादा डिस्कशन हम बहुत ज्यादा कर नहीं पाएंगे क्योंकि टाइम हमारे पास थोड़ा लिमिटेड है, राइट। सो देखिए, हाँ मैं समझाते हुए सब चलूंगा और आपको समझ में भी आएगा, इसकी चिंता नहीं करिएगा, राइट। ठीक है, बट आप कंसंट्रेट रखिएगा, ठीक है ना। एक बार में समझने की कोशिश करिएगा, मैं रिपीट नहीं करूंगा, राइट। ठीक है, क्लियर है, एक बार में आप फोकस रहिएगा सो दैट आपको एक बार में बिल्कुल समझ में आ जाए, राइट। देखिए, अभी तक हमने फर्स्ट लॉ डिस्कस किया, फर्स्ट लॉ को फिर अप्लाई किया हमने थर्मोकेमिस्ट्री में। थर्मोकेमिस्ट्री इज ऑल्सो द एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ, जिसमें हम एनर्जी कंजर्वेशन करते हैं, राइट। अब सेकंड लॉ की क्यों जरूरत पड़ी, व्हाट इज द नीड ऑफ सेकंड लॉ, राइट। देखिए क्या है, राइट, अगर हम ये कप ऑफ कॉफी है या टी है, राइट, गर्म है ये, हॉट टी है ये, राइट। तो अगर हॉट टी को हम यहाँ पे लाके रख दें, राइट, मैं यहाँ पे रख देता हूँ टेबल पे, तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन, हॉट टी क्या होगा, हॉट टी क्या होगा, अपने आप क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी, कोल्ड हो जाएगी, क्या हो जाएगी, कोल्ड टी, ठंडी हो जाएगी, इट्स गेट्स कूल डाउन, राइट। तो ऐसा प्रोसेस बेटा, हाँ ऐसा प्रोसेस, ध्यान से समझिएगा, ऐसा प्रोसेस जो अपने आप होता हो, मैं रिपीट कर रहा हूं, ऐसा प्रोसेस जो अपने आप होता हो एक बार इनिशिएट करने पे, जस्ट आपको एक बार इनिशिएट करना है। इनिशिएट मतलब चाय का कप यहाँ पे लाके रखना है आप, उसके बाद सारा प्रोसेस अपने आप होगा। तो ऐसा प्रोसेस जो एक बार इनिशिएट करने के बाद अपने आप होता हो, ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ठीक है, अब मुझे ये बताइए, आपको कैसे पता चला कि हॉट टी कोल्ड हो जाएगी, हॉट टी ठंडी हो जाएगी, आपको कैसे पता चला, हाउ यू कम टू नो इट, फटाफट बताएंगे। टेम्परेचर, टच करने से, टेम्परेचर से, राइट। तो मैं आपको बताऊं क्यों आपको ऐसे पता चला, क्योंकि आप ये जब आपने बर्थ लिया है, राइट, और
जब से आपने बर्थ लिया और फिर आप थोड़ा सा आपको आपके पास कंसियसनेस आई, ठीक है ना, राइट, तब से आप ये देख रहे हैं अपने एटमॉस्फेयर में हमेशा देखते हैं कि गर्म चीज हमेशा ठंडी होती है, ठीक है ना, गर्म चीज हमेशा ठंडी हो जाती थोड़ी देर बाद, ये आपने हमेशा ही ऑब्जर्व किया है, ठीक है ना। तो ये आपकी ऑब्जर्वेशन है और ये ऑब्जर्वेशन आपके दिमाग में बैठ गई है कि भैया गर्म चीज अगर यहाँ पे रखेंगे तो ये ठंडी हो जाएगी, ठीक है। आप यहाँ पे अगर आपको मैं अगर यहाँ से ये पूछता, किसी छोटे बच्चे से पूछता जो 5th क्लास में पढ़ रहा होता या 4th क्लास में पढ़ रहा था, तो वो भी क्या कहता, सेम आंसर करता कि नहीं करता, ठीक है, वो भी सेम आंसर करता। बट उसको नॉलेज नहीं है, हीट ट्रांसफर की नॉलेज नहीं है, उसको टेम्परेचर की नॉलेज नहीं है, बट उसको ये पता है कि ये तो होगा ही होगा। तो हमें हीट और टेम्परेचर की जरूरत नहीं है ये बताने के लिए कि ये होगा कि नहीं होगा, ये हमारे क्या है, ये हमने ऑब्जर्व, हम बचपन से ही ऑब्जर्व करते आ रहे हैं, इसीलिए हमें ये पता है। सेम चीज क्या है, अगर हम फ्रिज से आइस निकाल के यहाँ रख देते हैं तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये आइस है, थोड़ी देर बाद क्या होगा, आइस विल मेल्ट डाउन, ठीक है। ये आपको कैसे पता है, हाउ डू यू कम टू नो, ये कैसे पता है आपको, ये भी आपने क्या किया है, हमेशा ऑब्जर्व किया है, ठीक है, ये भी आपकी ऑब्जर्वेशन है। तो राइट, तो क्या है, आपको क्या लगता है कि सिर्फ वही प्रोसेस होते हैं जो आपने ऑब्जर्व किए हैं, कि दुनिया में बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, दुनिया में या बहुत सारे इनफाइनाइट प्रोसेस चल रहे हैं, ठीक है ना। और इनफाइनाइट प्रोसेस क्या है, ठीक है, इनफाइनाइट प्रोसेस में क्या है, वो आपने ऑब्जर्व नहीं किया, उसमें से फ्यू आपने ऑब्जर्व किए हुए हैं। बट आउट ऑफ दोज इनफाइनाइट प्रोसेस, अगर आपको बताना है कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस है, तो हमें क्या चाहिए, कोई पैरामीटर चाहिए या कोई लॉ चाहिए जो ये बताएगा कि ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस है। नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब जो अपने आप नहीं होता है। तो राइट, तो क्या है, हमें अब ऐसे टूल की जरूरत है जो हमें ये बताए कि ये प्रोसेस होगा कि नहीं होगा अपने आप, राइट, मतलब स्पॉन्टेनिटी के बारे में बताए। और वो कौन सा लॉ है, सेकंड लॉ। तो सेकंड लॉ टॉक्स अबाउट द स्पॉन्टेनिटी ऑफ एनी प्रोसेस, किसी प्रोसेस के स्पॉन्टेनिटी की बात करता है, ठीक है, राइट। देखिए मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। लेट सपोज, ठीक है, राइट, ये 100 डिग्री पे क्या था, 100 डिग्री पे टी थी, ये 100 डिग्री सेल्सियस पे, या हम ले गए लेट्स सपोज 50 डिग्री सेल्सियस पे टी है, ठीक है, राइट। और इससे 100 जूल बाहर चलेगी, 100 जूल हीट बाहर चलेगी, राइट। और इसकी खुद के पास इंटरनल एनर्जी 200 किलो जूल 200 जूल इसके पास इंटरनल एनर्जी थी, ठीक है। तो आप मुझे बताइए, राइट, या हम ऐसे कहें, छोड़िए यहाँ, ठीक है, राइट, 100 जूल इससे क्या हुआ, हीट बाहर चलेगी, क्यों बाहर चलेगी, और इस पे हमने कुछ वर्क कर दिया, लेट्स सपोज हमने 50 जूल वर्क कर दिया, ठीक है, राइट। या हम इससे बेटर एग्जांपल मैं दूसरा देता हूं, देखिए क्या है, राइट, ये क्या था, लेट्स सपोज लेट्स सपोज 100 डिग्री पे ही मान लेते हैं, 100 डिग्री पे टी है, राइट, और इसके पास कुछ इंटरनल एनर्जी 200 है, जूल है, राइट, और 100 जूल हीट बाहर चलेगी। तो मुझे बताइए, ठीक है ना, कोई वर्क नहीं हुआ है, लेट्स सपोज नो वर्क इज डन, तो चेंज इन अभी एनर्जी कितनी बची होगी इसके पास, अभी कितनी एनर्जी बची होगी इसके पास, 100, कितनी बची होगी 100, राइट। अब राइट, और बाहर का टेम्परेचर लेट्स सपोज 27 डिग्री सेल्सियस है, बाहर का टेम्परेचर कितना है, 27 डिग्री सेल्सियस है। अब देखिए क्या है, सेम कॉफी है, सेम टी है, अभी भी इसके अंदर जो एनर्जी 200 है और इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस और बाहर का टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 27 डिग्री सेल्सियस है बाहर का टेम्परेचर, और इस पे 100 जूल एनर्जी हीट, 100 जूल हीट इसके अंदर ऐड हो गई, ठीक है, अपने आप। तो इसका एनर्जी अब कितना हो चुका होगा, 300। अब मुझे बताओ, ठीक है ना, क्या हमने फर्स्ट लॉ सही अप्लाई किया है, फर्स्ट लॉ में कोई गलती अप्लाई करने में, यस या नो, नो, फर्स्ट लॉ में कोई भी गलती नहीं, हमने फर्स्ट लॉ बिल्कुल सही लगाया है। 200 पहले से थी, 100 जूल बाहर हीट चली गई, तो बचा कितना रहेगा, इतना, ठीक है। और इसमें क्या हुआ,
200 जूल पहले थी और बाहर से क्या भी 100 जूल अंदर आ गई, तो ये कितना हो गया 300। अब मुझे बताइए कौन सा प्रोसेस होगा, फर्स्ट प्रोसेस होगा कि सेकंड प्रोसेस पॉसिबल है, कौन सा फिजिबल है? फर्स्ट क्या है? फिजिबल है, ये फिजिबल नहीं है। ऐसा कभी नहीं होता कि जो हीट ट्रांसफर होता है वो लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर होता है, लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर होता है, ऐसा कभी नहीं होता, हमेशा हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर होता है, ये हमेशा होता है। सो ये प्रोसेस नहीं है, ये प्रोसेस होगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। अब लेट सपोज आप जॉब करने गए, ठीक है, राइट, आपके बॉस ने कुछ एनर्जी कैलकुलेशन करने को दिया, ठीक है, आप इंजीनियर हो किसी ऑर्गेनाइजेशन में और आपको आपके बॉस ने एनर्जी कैलकुलेशन करने को दिया, इस पे फर्स्ट लॉ लगाओ। आपने क्या हुआ, पूरे 3-4 दिन 3-4 डेज मेहनत करी और आपने पूरा 3-4 पेज का एनर्जी कैलकुलेशन कर दिया, ठीक है, फर्स्ट लॉ लगा दिया। और अगले दिन आपको, ठीक है ना, 5th डे आपकी प्रेजेंटेशन थी, 5th डे प्रेजेंटेशन थी और आपको 4th नाइट में पता चला कि ये जो भी प्रोसेस में जिसमें एनर्जी कैलकुलेशन किया वो पॉसिबल ही नहीं है, वो फिजिबल ही नहीं है। तो मुझे बताओ क्या आपके ये 3-4 दिन वेस्ट हुए कि यूटिलाइज हुए? ये वेस्ट हो गए, क्योंकि हमें 3-4 दिन मेहनत करने के बाद ये पता चला कि प्रोसेस क्या है, प्रोसेस तो जो जिसमें मैं एनर्जी कैलकुलेशन करा रहा हूं वो तो होगा ही, होता ही नहीं है। तो होता नहीं है तो क्या फर्स्ट लॉ लगा देने की जरूरत है हमें उसके ऊपर? बताइए, अगर कोई प्रोसेस फिजिबल ही नहीं है तो क्या फर्स्ट लॉ लगाएंगे? नहीं। तो मुझे ये बताओ पहले कौन सा लॉ आना चाहिए था, फर्स्ट लॉ आना चाहिए था कि सेकंड लॉ पहले आना चाहिए था? पहले कौन सा लॉ आना चाहिए था? सेकंड लॉ पहले आना चाहिए था। तो क्या है, हमेशा फर्स्ट लॉ क्या करेगा, सेकंड लॉ से पूछेगा, फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ से पूछेगा कि भैया बताओ कि प्रोसेस फिजिबल है कि नहीं है। अगर वो ये कहता है कि फिजिबल है तब हम उसके ऊपर एनर्जी कैलकुलेशन करेंगे, अदरवाइज हम एनर्जी कैलकुलेशन नहीं करेंगे। सो दैट इज द यूज ऑफ सेकंड लॉ। सेकंड लॉ फर्स्ट लॉ को बताता है कि भैया ये प्रोसेस फिजिबल है कि नहीं है, या स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस है। जब वो बता देता है उसके बाद हम एनर्जी कैलकुलेशन करते हैं। नाउ यू गॉट टू नो व्हाट इज द यूज ऑफ सेकंड लॉ बच्चों, सेकंड लॉ क्या है और क्या करता है, राइट? तो देखिए यहाँ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जस्ट डू द अकाउंटिंग ऑफ एनर्जी। वो क्या करता है, अकाउंटिंग ऑफ एनर्जी। जैसे यहाँ पे हमने करी थी अकाउंटिंग ऑफ एनर्जी करी और अकाउंटिंग एनर्जी हमने बिल्कुल सही करी, बट does not tells about the spontaneity or feasibility of any process। spontaneity या feasibility की बात नहीं करता फर्स्ट लॉ, ठीक है। सो देयर मस्ट बी सम थर्मोडायनेमिक वेरिएबल, कोई थर्मोडायनेमिक वेरिएबल होना चाहिए या लॉ होना चाहिए विच टेल्स अबाउट द फिजिबिलिटी एंड स्पॉन्टेनिटी ऑफ द प्रोसेस, ऑफ एनी प्रोसेस। और वो जो पैरामीटर है बच्चों जो बताता है कि प्रोसेस फिजिबल है कि सॉरी स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस है, वो पैरामीटर है एंट्रोपी। क्या है? एंट्रोपी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट बच्चों, ठीक है ना। पूरे पूरे केमिस्ट्री बच्चों ये जो टर्म है ये सबसे कंफ्यूजिंग टर्म है। आप पूरी केमिस्ट्री पढ़ लेंगे लेकिन ज्यादातर बच्चों ने ये पढ़ा होगा, पढ़ा सभी ने होगा ये जब आप 11th कर लेंगे या 12th कर लेंगे, लेकिन समझा कि बहुत कम ने होगा। हार्डली 2-3% बच्चों को सही से समझ में आएगा कि एंट्रोपी होती क्या है। नहीं, ठीक है, राइट। अब आप यही बोलेंगे, राइट, जैसे पर्व ने बोला है कि एंट्रोपी इज रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस। ऐसा नहीं है, ठीक है ना, राइट। ये दिमाग से बात आप बिल्कुल निकाल दीजिए कि एंट्रोपी इज रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस, प्लीज, ठीक है ना, राइट। ध्यान से, क्योंकि जो जिस तरीके से मैं अगर आपने रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस के हिसाब से एंट्रोपी पढ़ी तो आपने इसको पढ़ा होगा लेकिन समझा कभी नहीं होगा। जो मैं बता रहा था ना, 98% बच्चों में आप अगर आओगे, अगर एंट्रोपी को आप रैंडमनेस या डिसऑर्डरनेस से रिलेट करोगे तो, लेकिन जैसे मैं बता रहा हूं आप उससे रिलेट करोगे इसको तो ये चीजें इजी होंगी और आपको बहुत आसानी से ग्रैप्स हो जाएगा कि एंट्रोपी होती क्या है, और कोई भी क्वेश्चन आएगा इसका कॉन्सेप्चुअल तो आप इजीली कर लोगे। लेकिन रैंडमनेस आ गया तो क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, राइट। वो मैं बाद में बताऊंगा कि रैंडमनेस क्यों नहीं है, क्या है, आई विल टेल यू लेटर ऑन।
अब देखिए क्या है, अब यहाँ पे मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, ठीक है ना, राइट। कोई भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस कब होता है या क्यों होता है, उसकी सिर्फ एक ही थ्योरी है या एक ही टर्म है, राइट। प्लीज ध्यान से सुनेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है पूरे सेकंड लॉ से जो टॉपिक हम पढ़ने वाले उसकी। अगर ये आपको जो लाइन जो स्टेटमेंट बोल रहा हूं मैं, ये स्टेटमेंट अगर आपको समझ में आती है तो आप इजीली प्रिडिक्ट कर लोगे कि कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस है। आपको एंट्रोपी भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सिर्फ ये स्टेटमेंट अगर आपने ध्यान से समझा होगा तो। देखिए क्या है, राइट। मुझे ये बताइए, जो सन है, सन के पास क्या एनर्जी होती है, राइट। ठीक है, तो वो सन उस एनर्जी का क्या करता है, व्हाट डज ही डू, वो सन एनर्जी उस एनर्जी की क्या करता है, उस एनर्जी से क्या करता है, सन को क्या क्या करता है सन उस एनर्जी का, व्हाट सन डू विथ हिज एनर्जी यूज्ड इन रिएक्शन, रेडिएट। वो क्या कर देता है, वो रेडिएट कर देता है, पूरी एनर्जी किसको दे देता है, सोलर सिस्टम को दे देता है। एनर्जी क्या करता है, पूरे सोलर सिस्टम को एनर्जी दे देता है, ठीक है। अगर आपके पास एनर्जी आ जाए तो आप क्या करेंगे मुझे बताइए, अगर आपके पास एनर्जी आ जाए, एनर्जी मींस क्या, लेट्स सपोज आपकी एनर्जी का मतलब, लेट्स सपोज पैसा आ जाए आपके पास, तो ठीक है, बहुत सारा क्या आ जाए, मनी आ जाए। तो जब मनी आ जाएगा, लेट्स सपोज एनर्जी से रिलेट करेंगे, तो आप क्या करेंगे उसको, व्हाट यू विल डू विद दैट मनी, खर्च करेंगे। क्या करेंगे, खर्च करेंगे, लग्जरी खर्च करेंगे। एंड व्हाट दिस खर्च, तो यहाँ जो सन है वो भी क्या कर रहा है, अपनी एनर्जी को, सन भी अपनी एनर्जी को क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है। क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है, ठीक है, राइट। तो याद रखेंगे, कभी अगर किसी के पास भी एनर्जी होती है, कहीं पे भी अगर कंसंट्रेटेड होती है, अगर आपके पास बहुत सारा पैसा हो गया या बहुत सारी एनर्जी है, लेट्स सपोज क्या है, बहुत ही कोई हॉट ऑब्जेक्ट है, इसके पास बहुत एनर्जी है, तो ये क्या करेगा, हॉट ऑब्जेक्ट क्या करेगा, व्हाट ही विल डू, ही विल रेडिएट, वो दे देगा, वो अपने पास एनर्जी कभी नहीं रखेगा, ठीक है। तो क्या होता है, अगर कहीं भी, अब प्लीज हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, इफ एनर्जी इज कंसंट्रेटेड समवेयर, ध्यान से सुनिएगा, अगर एनर्जी कहीं भी कंसंट्रेटेड होती है तो वो हमेशा ही अपने आप डिस्पर्स करती है या डिफ्यूज करती है। मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर एनर्जी कहीं भी कंसंट्रेटेड होती है तो वो हमेशा ही क्या करती है, डिस्पर्स करती है या डिफ्यूज करती है। और अगर ऐसा होता है तो वो प्रोसेस हमेशा ही स्पॉन्टेनियस होता है, इट इज ऑलवेज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। लेकिन इसका उल्टा हमेशा नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। अगर आपको एनर्जी कहीं डिस्पर्स हो गई है, अगर उसको वापस कंसंट्रेट करना है तो वो नहीं होगा अपने आप, राइट। कुछ एग्जांपल से मैं इसको स्टेटमेंट को डिस्कस करता हूं, तब आपको बिलीव होगा ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं है। तो मैंने यहाँ पे ये स्टेटमेंट लिखी हुई है, very 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 important statement, the process will be spontaneous when energy concentrated at one place get dispersed or diffused। क्या होगा, get dispersed और diffused। अब देखिए यहाँ एग्जाम्पल मैंने लिया था हॉट टी का या हॉट कॉफी का। मुझे बताओ यहाँ पे क्या होता है, एनर्जी कहाँ पे कंसंट्रेटेड थी, मुझे बताइए, एनर्जी कहाँ पे कंसंट्रेटेड थी, कप में या टी में। तो वो क्या करा, वो थोड़ी देर बाद क्या हुआ, वो क्या करी, डिफ्यूज कर गई, स्प्रेड आउट हो गई। तो ये प्रोसेस क्या होगा, ठंडा हो गया। ये प्रोसेस क्या है, स्पॉन्टेनियस है। लेकिन यहाँ पे अगर ठंडी चाय रखी हुई है, क्या वो अपने आप गर्म हो जाएगी, क्या वो अपने आप गर्म होगी, नहीं। तो इसका जो उल्टा होगा वो नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। एक और एग्जांपल देखें, देखिए जो आइस का लिया था, अब यहाँ पे आइस क्या हुआ, थोड़ी देर बाद मेल्ट हो गई। क्यों मेल्ट हो गई, हाँ हाँ अमिता बिल्कुल सही, अपने आप डिफ्यूज होगा तभी। यहाँ पे क्या हुआ, कहाँ पे एनर्जी कंसंट्रेटेड थी, मुझे बताइए, एनर्जी कहाँ पे कंसंट्रेटेड थी, आइस में नहीं थी। आइस का टेम्परेचर तो कम था, आइस क्यों मेल्ट हुई, क्योंकि इसके बाहर क्या है, एयर है। और एयर का टेम्परेचर क्या है, मुझे बताइए, एयर का टेम्परेचर क्या है जो बाहर है, ज्यादा है, एयर का टेम्परेचर ज्यादा है। इसका मतलब क्या होगा, जो एयर में जो एनर्जी है वो कहाँ डिफ्यूज कर रही है, जो एयर से एनर्जी किसमें डिफ्यूज कर रही है, आइस में। कहाँ डिफ्यूज कर रही है, आइस में। तो एनर्जी एयर में कंसंट्रेटेड थी, वो डिफ्यूज होगी आइस के अंदर,
तो प्रोसेस क्या हो गया, ये स्पॉन्टेनियस। क्या हो गया, स्पॉन्टेनियस। और इसका रिवर्स क्या है, इसका रिवर्स स्पॉन्टेनियस होगा क्या, इसका रिवर्स स्पॉन्टेनियस होगा क्या, नहीं। आइस कभी भी, वाटर कभी भी आइस नहीं बनेगा, उसको आपको फ्रीजर में रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा, फ्रीजर में। अब देखिए एक और प्रोसेस देखते हैं। ये क्या है, माउंटेन है। माउंटेन पे क्या है, एक स्टोन रखा हुआ है। क्या स्टोन रखा हुआ है, तो अगर आप इसको एक बार किक कर दें, बस इसको पुश कर दें, तो स्टोन कहाँ मिलेगा आपको थोड़ी देर बाद, कहाँ मिलेगा, बॉटम में मिलेगा, नीचे मिलेगा। तो ये प्रोसेस क्या है मुझे बताइए, ये प्रोसेस क्या हो गया, ये प्रोसेस क्या है, स्पॉन्टेनियस। क्या है, स्पॉन्टेनियस। क्यों, क्योंकि एनर्जी जो कंसेंट्रेटेड थी वो किस पे थी, स्टोन में। वो किस पे कंसेंट्रेटेड थी, स्टोन, mgh, पोटेंशियल एनर्जी। और वो जब नीचे आया, नीचे आ रहा था, तो एनर्जी किसमें डिस्पर्स करी, कैसे डिस्पर्स हुई मुझे बताइए। कुछ किसमें डिस्पर्स करी होगी, हीट के फॉर्म में डिस्पर्स करी होगी, कुछ साउंड के फॉर्म में डिस्पर्स करी होगी, राइट, कुछ काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में डिस्पर्स करी होगी। तो ये सब डिस्पर्स कर गई, ठीक है। तो ये प्रोसेस अपने आप हो रहा है, ठीक है। तो प्रोसेस क्या होते हैं, अपने आप होते हैं, राइट। देखिए जैसे ये आपके पास कोई बैटरी है, ये कोई बैटरी है, राइट। और जब बैटरी को जैसे ही आपने क्या किसी रेजिस्टेंस से जोड़ दिया, तो क्या होगा मुझे बताइए, किसी रेजिस्टेंस से जोड़ दिया तो क्या होगा, एनर्जी क्या करेगी, फ्लो करेगी, करंट ड्रॉ करने लगेगा, राइट। तो इसके अंदर क्या है, केमिकल एनर्जी है। केमिकल एनर्जी इसमें बैटरी में कंसेंट्रेट थी, वो क्या करी, डिस्पर्स हो गया। वो क्या होगा, अपने आप डिस्पर्स हो गया। तो कहीं भी अगर एनर्जी कंसेंट्रेटेड होती है बच्चों, तो हमेशा ही वो डिस्पर्स करती है अपने आप। और अगर ऐसा होगा, वो सारे प्रोसेस क्या होंगे, स्पॉन्टेनियस होंगे। क्या आप कोई और एग्जाम्पल दे सकते हैं ऐसा, जितने में मैं बता रहा हूं, कोई और एग्जाम्पल बच्चों, कोई और एग्जाम्पल, एनी एग्जाम्पल। नहीं, कोई और एग्जाम्पल आपके दिमाग में आ रहा हो, फटाफट फटाफट फटाफट। वाटरफॉल, वेरी गुड, वाटरफॉल बिल्कुल सही है। वाटरफॉल इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल, इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। हाँ, राइट। डैम, बिल्कुल राइट। मैं आपके एग्जाम्पल में, हाँ ना, आपके स्कूल के एग्जाम्पल देता हूँ, राइट। मुझे बताइए, ठीक है, आपका 10-20 पे, उसकी गुरुकुल की बात करता हूँ, 20-20 पे आपका रिसेस होता है। क्या होता है आपका, रिसेस या लंच ब्रेक होता है, ठीक है, आपका रिसेस होता है। तो मुझे बताओ, जैसे ही 20-20 पे बेल बजती है, तो आप क्या करते हो, क्लासरूम से आप क्या करते हो, क्लासरूम से आप क्या करते हो, डिस्पर्स कर जाते हो। क्या करते हो, डिस्पर्स कर जाते हो। तो यहाँ पे आपको डिस्पर्स करने के लिए किसी की जरूरत है क्या, कोई किसी को जरूरत है कि यहाँ पे आपको डिस्पर्स करने की, नो, किसी को जरूरत नहीं है। सारी एनर्जी कहाँ कंसेंट्रेटेड थी, क्लासरूम के अंदर, आपके अंदर एनर्जी थी, यू आर ऑल आर मॉलिक्यूल। तो वो क्या थी, यहाँ पे कंसेंट्रेटेड थी। लेकिन जैसे 20-20 हुआ, टीचर बेल बजी, आप सब बाहर निकल गए। लेकिन मुझे बताओ इसका रिवर्स, अगर अब 15 मिनट बाद 10:35 पे, मुझे बताओ क्या इसके बाद रिवर्स हो, ये स्पॉन्टेनियस होगा क्या, नहीं। वहां पे क्या होगा, आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, किसकी जरूरत पड़ेगी वहां पे, बलवान सर की। किसकी जरूरत पड़ेगी, बलवान सर की जरूरत पड़ेगी। जब तक वो सीटी नहीं मारेंगे, ठीक है ना, चलो डांटेंगे नहीं, तब तक आप क्लास में नहीं जाएंगे। तो ये क्या हो रहा था, यह प्रोसेस क्या था, डिस्पर्जन। और ये बलवान सर ने सीटी मारी, या वो क्या है, वो कंसंट्रेट करना हुआ। क्या हुआ, कंसंट्रेट करना हुआ। तो ये जो कंसंट्रेट है, ये क्या है, ये नॉन स्पॉन्टेनियस हो गया, और ये क्या है, स्पॉन्टेनियस हो गया। क्लियर है ना, अभी आपको समझ में आया बच्चों, स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस क्या होता है, राइट। देखिए यहाँ लास्ट एग्जांपल डिस्कस करें। देखिए यहाँ ये गैस है, ये गैस है, ठीक है ना, और इधर वैक्यूम है, इधर वैक्यूम है। तो इसमें अगर मैंने यहाँ पे ये मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन को ब्रेक कर दिया, तो गैस क्या करेगी अपने आप, गैस क्या करेगी अपने आप, डिफ्यूज करेगी। क्या करेगी, डिफ्यूज कर जाएगी। तो ये प्रोसेस क्या है, स्पॉन्टेनियस। आपको सिर्फ मेम्ब्रेन ब्रेक करनी है, बाकी गैस अपने आप मूव करेगी। सो दीज ऑल आर प्रोसेस आर स्पॉन्टेनियस। हर जगह क्या हो रहा है, हर जगह क्या हो रहा है, एनर्जी कहीं पे कंसंट्रेटेड थी, वो क्या कर रही है, डिस्पर्स कर रही है। वो क्या कर रही है, डिस्पर्स कर रही है। सो अब हम फटाफट डिस्कस कर रहे हैं। तो ये देखिए दोनों एग्जांपल मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, जो मैंने लिखा था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है, ठीक है, राइट। तो ये देखिए, तो अगर हॉट टी है तो कोल्ड हो जाएगा, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, लेकिन इसका रिवर्स नॉन स्पॉन्टेनियस है, ठीक है।
राइट। इसका देखिए आई से मेल्ट हो जाएगा, ये क्या है स्पॉन्टेनियस है वाटर, और ये रिवर्स का नॉन स्पॉन्टेनियस है। और जो भी वो बहुत सारे मैंने एग्जांपल डिस्कस किए वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं जब आप अपने नोट्स बनाएंगे तब, ठीक है, राइट। तो यहाँ पे मैंने वही लिखा हुआ है फिर से स्टेटमेंट, द एनर्जी विल गेट डिस्पर्स्ड देन द प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस। जब एनर्जी कभी भी डिस्पर्स करेगी तो प्रोसेस क्या होगा बच्चों, स्पॉन्टेनियस होगा। क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। अब एंट्रोपी क्या होती है, एंट्रोपी का सिंबल बच्चों एस होता है, राइट। तो हम यहाँ पे चेंज इन एंट्रोपी कैलकुलेट करना, हमें एग्जैक्ट वैल्यू हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, तो हमें सिर्फ क्या है डेल्टा एस से लेना देना है, राइट, ठीक है। अब देखिए क्या है, हमने क्या बोला कि ये जो टी है, ये जो कोल्ड हो जाएगी अपने आप ठंडी होगी, तो प्रोसेस क्या होगा, स्पॉन्टेनियस, क्योंकि एनर्जी क्या करेगी, डिस्पर्स करेगी। अब कितनी एनर्जी डिस्पर्स करेगी, हाउ मच, ये जो क्यू है कितना एनर्जी, ये क्यू कितना डिस्पर्स हो रहा है, वो कौन बताएगा, एंट्रोपी बताएगा। कौन बताएगा, एंट्रोपी बताएगा, ठीक है, राइट। तो नाउ अब समझे एंट्रोपी क्या है, एंट्रोपी है कि कितना एक्सटेंट ऑफ एनर्जी डिफ्यूज कर रही है किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, उसको एंट्रोपी कहते हैं। क्या कहते हैं, एंट्रोपी। सो द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी कितनी डिस्पर्स कर रही है किसी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में, उसको हम क्या कहते हैं, या किसी भी प्रोसेस में, उसको हम क्या कहते हैं, एंट्रोपी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो क्यू है कितना निकल रहा है या कितना डिस्पर्स हो रहा है किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, तो डिवाइड कर देते हैं टी से, इसी को हम क्या कहते हैं, एंट्रोपी कहते हैं। सो यहाँ पे क्या है, एंट्रोपी मेजर्स द एक्सटेंट ऑफ डिस्पर्जन ऑफ एनर्जी एट एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर। किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में कितनी एनर्जी डिस्पर्स कर रही है, इसको क्या कहते हैं, एंट्रोपी कहते हैं। अब अगर आपने बुक देखी होगी 99% बुक्स में एंट्रोपी को क्या लिखा गया, रैंडमनेस या डिसऑर्डरनेस। तो अगर स्कूल में एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज एंट्रोपी, तो आप लिख सकते हैं कि एंट्रोपी मेजर्स द रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस ऑफ द सिस्टम। बट लिख दीजिएगा क्योंकि आपको वहां पे नंबर लेना है, बट इससे हमें समझ में नहीं आने वाला कुछ भी कि डिसऑर्डरनेस और रैंडमनेस से क्या मतलब है, ठीक है। तो इस पे आप ना जाइएगा, ठीक है, आप सिर्फ लिख दीजिएगा वहां पे अगर स्कूल में क्वेश्चन आता है कि एंट्रोपी मेजर्स द रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस ऑफ द सिस्टम। हम इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे कि इन दोनों सेंटेंस का या इन दोनों टर्म का क्या मतलब है, और हम इससे जो हमने डेफिनेशन बनाई है उससे रैंडमनेस का या डिसऑर्डरनेस का क्या लेना देना है, हाउ वी कैन रिलेट दिस रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस विथ आवर डेफिनेशन। हम कैसे सिंक्रोनाइज कर सकते हैं रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस को किससे, अपनी डेफिनेशन से। वी विल सी इट लेटर ऑन, ठीक है। लेकिन अभी के लिए आप याद रखिएगा कि एंट्रोपी अगर स्कूल में आता है तो आप लिख दीजिएगा एंट्रोपी मेजर्स द रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस ऑफ द सिस्टम, ठीक है। अब देखिए क्या है, तो डेल्टा एस क्या है, अभी मैंने बताया था Q बाई टी, क्या है, Q बाई टी, ठीक है, राइट। तो जो डेल्टा एस है वो है dQ बाई टी, क्या है, dQ बाई टी। और यहाँ पे जो Q लेना है आपको, Q रिवर्सिबल लेना है, याद है बच्चों, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो यहाँ पे जो Q चेंज है, जो चेंज इन एनर्जी है, जो चेंज इन हीट है, सॉरी, वो आपको रिवर्सिबल का लेना है। क्या लेना है, रिवर्सिबल का। ऐसे क्यों बच्चों, यहाँ पे रिवर्सिबल क्यों लेना है, मैंने क्यों बोला यहाँ पे रिवर्सिबल लेना है, ऐसा क्यों लिखा हुआ है, क्या आप ऐसे बता सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो क्या आंसर होगा इसका, नहीं नहीं बेटा, हाँ ध्यान से देखिए, मुझे बताइए डेल्टा एस कैसा फंक्शन है, स्टेट फंक्शन की पाथ फंक्शन, मुझे बताइए डेल्टा एस क्या स्टेट फंक्शन की पाथ फंक्शन, डेल्टा, याद है मैंने बताया था जहां भी डेल्टा लगा हो वो क्या है, स्टेट फंक्शन है, वो क्या है, स्टेट फंक्शन। और मुझे बताइए क्यू क्या होता है, क्यू क्या होता है, स्टेट फंक्शन की पाथ फंक्शन, क्या होता है, पाथ फंक्शन। तो क्या हम स्टेट फंक्शन को पाथ फंक्शन के बराबर रख सकते हैं क्या, क्या ऐसा रखना सही है क्या, नहीं। लेकिन आप ध्यान से समझिएगा कि मैंने क्या बताया था कि देयर आर इनफाइनाइट इरिवर्सिबल प्रोसेस बट ओनली एंड ओनली वन, क्या, बट ओनली एंड ओनली वन, क्या, रिवर्सिबल प्रोसेस। इनफाइनाइट इरिवर्सिबल प्रोसेस होंगे बट रिवर्सिबल प्रोसेस एक ही होगा। तो अगर प्रोसेस रिवर्सिबल प्रोसेस एक ही होगा, सिर्फ एक ही रिवर्सिबल प्रोसेस है, तो ये क्या बन जाएगा, स्टेट फंक्शन बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, हमेशा डेल्टा क्या आएगा, सेम ही आएगा, इसका नहीं आएगा बच्चों। तब ये पाथ फंक्शन कैसा रहा, ये तो क्या बन गया, स्टेट फंक्शन बन गया कि नहीं बन गया। अगर सिर्फ एक ही रास्ते से हम जाएंगे, उसी रास्ते से वापस आएंगे, तो हमेशा क्या मिलेगा हमें,
ये क्या बन गया, ये तो Q क्या बन गया, स्टेट फंक्शन बन गया। इसीलिए क्या है, जो याद रखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, Q जो रिवर्सिबल होगा वो हमेशा ही स्टेट फंक्शन होता है, राइट, बट Q जो इरिवर्सिबल होगा वो पाथ फंक्शन होता है, क्योंकि देयर आर इनफाइनाइट इरिवर्सिबल प्रोसेस, तो हर बार Q क्या आएगा, डिफरेंट आएगा, बट रिवर्सिबल प्रोसेस में हर क्या होगा, एक ही रिवर्सिबल प्रोसेस होगा, तो Q हमेशा सेम आएगा, इसका मतलब वो क्या हो गया, वो स्टेट फंक्शन हो गया। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्टेट फंक्शन था, Q पाथ फंक्शन था, तो उसको स्टेट बनाने के लिए हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, रिवर्सिबल लिख दिया, क्योंकि जो Q रिवर्सिबल होता है वो क्या होता है, स्टेट फंक्शन होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने यही लिखा हुआ है, Q रिवर्सिबल बहुत इंपॉर्टेंट है, Q रिवर्सिबल स्टेट फंक्शन और Q रिवर्सिबल क्या है, पाथ फंक्शन, ठीक है। आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है, जो S टोटल होगा, राइट, ठीक है, टोटल का मतलब क्या, टोटल एंट्रोपी, सिस्टम और सराउंडिंग की एंट्रोपी को अगर सम टोटल करेंगे, ऐड करेंगे, तो हमें एंट्रोपी, टोटल एंट्रोपी मिलेगी, और सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज इक्वल टू क्या होता है, सिस्टम प्लस सराउंडिंग इक्वल टू क्या होता है बच्चों, यूनिवर्स, क्या होता है, यूनिवर्स। सो दिस मीन्स जो डेल्टा एस टोटल है इसी को डेल्टा एस यूनिवर्स भी कहते हैं। सो डेल्टा एस यूनिवर्स इज इक्वल टू डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग, ठीक है, राइट। सो दिस इज द, तो अगर, राइट, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट लाइन है, अगर डेल्टा एस टोटल या डेल्टा एस ऑफ एंट्रोपी, राइट, डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स या डेल्टा एस टोटल अगर ग्रेटर देन 0 आता है तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है। क्या होता है, स्पॉन्टेनियस। हमने अभी स्टेटमेंट दी थी कि ये वाली स्टेटमेंट दी थी, अब इसको मैथमेटिकल फॉर्म देना चाहते हैं हम, मैथमेटिक्स से इसको रिलेट करना चाहते हैं, कैसे करेंगे आइए इसको देखते हैं। तो ये जो फॉर्मूला है इसको अब हम अपने सिस्टम पे अप्लाई करने जा रहे हैं, देखिए कैसे। अभी वही क्वेश्चन है, ये वाला ही है, हॉट टी वाला है, इसको अब हम मैथमेटिकल फॉर्म दे रहे हैं, देखिए कैसे, देखिए ध्यान से, क्या है, ये हॉट टी है और ये कोल्ड टी है, ठीक है, बाहर का टेम्परेचर 300 केल्विन है, ठीक है, राइट, और टी का जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस, इससे 50 जूल जो है वो हीट बाहर चलेगी, क्यों बाहर चला गया, तो अब बाहर जाना हो गया तो क्या साइन पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा बच्चों, मुझे बताइए, सिस्टम का यूज करेंगे तो साइन पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, क्योंकि क्यू लॉस हो रहा है, क्या है, क्यू लॉस है। तो जो सिस्टम है, तो सिस्टम का क्या हुआ देखिए, -50 तो चला गया, क्यू था। अब याद रखेंगे किस टेम्परेचर पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस टेम्परेचर पे ये हो रहा होगा लॉस वही लेना है आपको। तो हम टी का देख रहे हैं, सिस्टम का देख रहे हैं, तो सिस्टम का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, मतलब सी 373 केल्विन, राइट। अब अगर मैं यही सराउंडिंग का पूछता हूं, तो इसने 50 जूल अगर हीट लूज करी तो सराउंडिंग ने क्या करा, 50 जूल हीट क्या करी, क्या करी, गेन करी, तो उसके साथ क्या साइन आएगा, पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव, और डिवाइड किस टेम्परेचर से करेंगे, डिवाइड किस टेम्परेचर पे करेंगे, 300 से, वेरी गुड, किससे करेंगे, 300, क्योंकि जो सराउंडिंग है वो 50 जूल एनर्जी गेन कर रहा है एट 300 डिग्री सेल्सियस, तो ये 300। अब मुझे बताइए, जब हम इन दोनों को इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो डेल्टा एस नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा, मुझे बताइए, यहाँ पे डेल्टा एस पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, यहाँ पुट कर दें तो डेल्टा एस जो टोटल है वो पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ये क्या है, डिनोमिनेटर इसका बड़ा है, तो ये छोटी क्वांटिटी होगी, बड़ी क्वांटिटी होगी, तो पॉजिटिव आएगा। और ये प्रोसेस क्या होता है, मुझे बताइए, स्पॉन्टेनियस की नॉन स्पॉन्टेनियस, क्या होता है, स्पॉन्टेनियस की नॉन स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस। तो स्पॉन्टेनियस की क्या कंडीशन हुई बच्चों, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, डेल्टा एस टोटल या डेल्टा एस यूनिवर्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ऑलवेज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब मुझे बताइए कि दुनिया में क्या अभी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस चल रहे होंगे, यस या नो, चल रहे होंगे। इसका मतलब यूनिवर्स की जो एंट्रोपी है वो कंटिन्यूअसली क्या कर रही होगी, यूनिवर्स की एंट्रोपी कंटिन्यूअसली क्या कर रही होगी, इंक्रीज की डिक्रीज, इंक्रीज की डिक्रीज, इंक्रीज कर रही होगी, कंटिन्यूअसली क्या कर रही होगी, इंक्रीज कर रही होगी। यही स्टेटमेंट है सेकंड लॉ का, यही स्टेटमेंट क्या है, सेकंड लॉ का स्टेटमेंट है कि एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज कंटिन्यूअसली क्या, इंक्रीजिंग। राइट इट डाउन समवेयर
प्लीज नोट इट डाउन समवेयर, लिख लीजिए वहीं पे, कहीं पे लिखेंगे। एंड सेकंड लॉ की स्टेटमेंट कि एंट्रोपी ऑफ अ यूनिवर्स इज कंटिन्यूसली क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। क्या कर रही है, कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रही है। और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस तभी होगा जब डेल्टा एस यूनिवर्स या डेल्टा एस टोटल क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सो डेल्टा एस टोटल यूनिवर्स क्या है, टोटल यूनिवर्स है, सिस्टम प्लस सराउंडिंग, ये क्या पॉजिटिव है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। डेल्टा एस टोटल ग्रेटर देन जीरो, दिस प्रोसेस स्पॉन्टेनियस। तो स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा एस टोटल क्या रहेगा, ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, राइट। देखेंगे अभी डिक्रीज भी देखेंगे, डोंट वरी अबाउट इट, सब देखने जा रहे हैं हम, डिक्रीज उक्रीज भी देखेंगे। ठीक है, अब इस प्रोसेस को लेट्स सपोज रिवर्स कर देते हैं बच्चों, इस प्रोसेस को रिवर्स कर देते हैं। लेट्स सपोज हम ये एज्यूम कर लेते हैं, ये होगा नहीं बट एज्यूम कर लेते हैं, हमें नहीं पता कि, लेट्स सपोज आपको नहीं पता कि हीट हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर फ्लो करती है, लेट्स सपोज यू डोंट नो। तो आपने पहला ही ये केस डिस्कस किया, बाद में दूसरा केस डिस्कस कर रहे हैं। अब हम इसको रिवर्स कर रहे हैं। लेट्स सपोज 50 जूल हीट ये ऐड हो रही है इसके सराउंडिंग से। ठीक है, तो इसका साइन क्या हो जाएगा, मुझे बताइए, सिस्टम का साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और इसका साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो मुझे बताइए डेल्टा एस टोटल क्या होगा, डेल्टा एस टोटल साइन का क्या होगा, नेगेटिव। प्रोसेस क्या हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस की नॉन स्पॉन्टेनियस, प्रोसेस क्या हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस, क्योंकि हमें पता है ये कभी नहीं होने वाला, क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं होगा कि लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर अपने आप हीट फ्लो करता हो, ऐसा कभी नहीं होने वाला। ठीक है, तो प्रोसेस क्या हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। सो इन रिवर्सिंग द डायरेक्शन द फ्लो ऑफ हीट, ये ऐसा हो जाएगा, तो डेल्टा एस टोटल नेगेटिव हो जाएगा, और ये डेल्टा एस अगर टोटल नेगेटिव होता है तो प्रोसेस विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस, प्रोसेस क्या हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस है। अब मुझे बताओ, अगर आपको डेल्टा एस सिस्टम का निकालना है बच्चों, ठीक है, क्या मुझे बताओ सारे प्रोसेस रिवर्सिबल होते हैं क्या, कि सारे प्रोसेस इरिवर्सिबल होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं, राइट। रिवर्सिबल तो हमारा एजम्पशन था, क्योंकि परफेक्ट रिवर्सिबल कुछ भी नहीं होता, इरिवर्सिबल होता है। तो मुझे बताएं, अगर रिवर्सिबल, अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस है और आपको एंट्रोपी कैलकुलेट करनी है, तो क्या वहां पे इंटीग्रेशन यूज करेंगे, क्या इंटीग्रेशन यूज करेंगे इरिवर्सिबल में, आंसर यस या नो, नो। वर्क डन में याद है आपको, हमने इंटीग्रेशन यूज नहीं किया था, डू यू रिमेंबर, राइट। क्यों नहीं किया था, वाई बच्चों, किसी को याद है क्यों नहीं किया था, वाई वी हैव नॉट यूज इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन क्यों नहीं यूज किया था, हाँ, ग्राफ कंटिन्यूअस नहीं था, वेरी गुड अंकित। हाँ, ग्राफ कंटिन्यूअस था, मतलब हमारे पास डाटा नहीं था, हमारे पास ग्राफ नहीं था, वी आर नॉट एबल टू प्लॉट द ग्राफ। अगर हम ग्राफ ही प्लॉट नहीं कर पाएंगे तो हम समीशन क्या करेंगे, हम समीशन नहीं कर पाएंगे। तो सेम चीज यहाँ पे बच्चों, अगर डेल्टा सिस्टम का कैलकुलेट कर रहे हो, रिवर्सिबल है तब तो इंटीग्रेशन आएगा, लेकिन अगर इरिवर्सिबल है तो इंटीग्रेशन कभी भी नहीं आएगा। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस का कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम आगे के लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, सो दोनों हम देखने वाले, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल भी, बट ये स्टेटमेंट याद रखेंगे, इरिवर्सिबल के साथ कभी भी इंटीग्रेशन नहीं आएगा, ये फॉर्मूला यूज नहीं होगा। तो हम इनडायरेक्ट मेथड से इरिवर्सिबल का एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, हाँ, राइट। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस इंटीग्रेशन इज नॉट यूज, इंटीग्रेशन कभी भी यूज नहीं करेंगे। क्लियर है बच्चों, टेल मी बच्चों, यहां तक क्लियर है कि नहीं क्लियर है बेटा, यस या नो, ठीक है, राइट। तो प्लीज कंसेंट्रेट करिएगा, हाँ ये इजी है, कोई मुश्किल नहीं है, ये सब बहुत आसान होने वाला है, राइट। आइए देखते हैं, अब साथ साथ चलते चलेंगे और समझते चलेंगे बेटा, हाँ ठीक है, एक बार में समझते चलेंगे, राइट। एंट्रोपी चेंज फॉर एन आइडियल गैस, क्या है, आइडियल गैस की एंट्रोपी कैलकुलेट करनी, चेंज कैलकुलेट करनी फॉर एनी रिवर्सिबल चेंज। कोई भी रिवर्सिबल चेंज हो रहा है उसमें कितना एंट्रोपी चेंज होगा आइडियल गैस का, वो हम देखने जा रहे हैं। वो याद है अपना सिस्टम, आइडियल गैस याद है अपना सिस्टम, एक वेसल, उसमें आइडियल गैस, फ्रिक्शनलेस, राइट, वही सिस्टम है। उसी सिस्टम का क्या हम एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट करने जा रहे हैं। लेट्स सपोज क्या है बच्चों, हम ए से बी पे जाना चाहते हैं, बट प्रोसेस क्या है, रिवर्सिबल है। तो ए का जो टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम है P1 V1 T1, और बी का है P2 V2 और T2। अब डेल्टा एस जो सिस्टम होता है वो क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी होता है विथ इंटीग्रेशन। और फर्स्ट लॉ की बात करें तो डी यू इज इक्वल टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू होता है, राइट। तो डी क्यू क्या हो गया, डी यू माइनस डी डब्ल्यू हो गया। तो डी यू और डी डब्ल्यू रिवर्सिबल के लिए हमें पता है माइनस पी डी वी होता है,
तो ये माइनस और माइनस, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो जो क्यू रिवर्सिबल हो गया, डी क्यू रिवर्सिबल हो गया, वो डी यू प्लस पी डी वी हो गया। तो यहां तक कोई डाउट, यहां तक कोई डाउट? फटाफट फटाफट बच्चों बताइए, यहां तक कोई डाउट नहीं? ठीक है, चलिए। हाँ, आप ध्यान से देखिएगा, ये वाली वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी, इस इक्वेशन में पुट कर दी। सो देखिए क्या है, डी यू प्लस पी डी वी अपॉन क्या हो गया, डी टी हो गया, राइट। और अब हमने इसको सेग्रीगेट कर लिया, अलग अलग कर लिया, डी यू बाई टी, पी डी वी बाई टी। अब मुझे बताइए डी यू की क्या वैल्यू थी, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डी यू? डी यू को क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, व्हाट इज द डी यू, चेंज इन एनर्जी का क्या फॉर्मूला था? मैंने बोला था एक ही फॉर्मूला चेंज इन एनर्जी का, और वो क्या फॉर्मूला था? एनीबॉडी नोज इट? बच्चों पेपर है आपका, हाँ, एनसीवी डेल्टा टी डी टी, वेरी गुड। क्या था? एनसीवी डी टी। तो डी यू को हमने एनसीवी डी टी लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, पी, यहाँ पे क्या है, डीवी है। सो दिस मीन्स इस प्रेशर को मुझे रिप्लेस करना पड़ेगा वॉल्यूम के टर्म्स में। तो हम क्या करें यहाँ पे, क्योंकि हमें इंटीग्रेट वॉल्यूम के टर्म्स में करना है, तो पी को रिप्लेस करते हैं, नहीं 1/v क्यों लिखेंगे? यहाँ पे तीनों चीज वेरिएबल है, P1 V1 T1 और P2 V2 T2 तीनों वेरिएबल है। तो हम आइडियल गैस इक्वेशन लगा देंगे, क्या लगा देंगे? हाँ, nRT बाय P, वेरी गुड, nRT बाय V लगा देंगे, वेरी गुड। सो देखिए अब, तो ये NCV/dt लिख दिया अपॉन T, ये हो गया nRT अपॉन V। टेम्परेचर पहले से था यहाँ पे, ये dV और ये dt था। अब देखिए अब हमारे पास dV है, V है, dt और T है। अब देखिए टेम्परेचर कहाँ था, T1 से T2, वॉल्यूम था V1 से V2, और मुझे पता है n और cv कांस्टेंट है। तो dx बाय x या dt बाय t का क्या इंटीग्रेशन होगा बच्चों? dt बाय t का इंटीग्रेशन क्या होगा, हम बहुत बार कर चुके हैं, ln t, वेरी गुड। क्या है, लॉग नहीं बच्चों, ln t, ln t, हाँ ln x, राइट। और यहाँ पे क्या होगा, ln v हो जाएगा, इसका क्या होगा, ln v हो जाएगा। तो जब अपर लिमिट लोअर लिमिट रखेंगे, तो ये ln2 बाय ln t2 बाय ln t1 हो जाएगा, ये ln v2 बाय ln v1 हो जाएगा, ये हो जाएगा, करेक्ट है, राइट, ऐसा आ जाएगा। अगर आप इसको लॉग में लिखना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, इफ आई वांट टू राइट इन लॉग, बच्चों क्या करेंगे इसको लॉग में लिखने के लिए, माइनस से नहीं, वी विल मल्टीप्लाई बाय 2.303, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या करेंगे 2.303 से, ये बन जाएगा 2.303 nRT, सॉरी NCV log T2 बाय T1, और ये बन जाएगा 2.303 nR log V2 बाय V1 बन जाएगा। ध्यान रखिए बच्चों, ध्यान नहीं है आप लोग को, हाँ राइट। अब ठीक है, यहाँ पे एक और फॉर्मूला मैंने यहाँ पे डिराइव किया हुआ है, वो मैं आपको बता देता हूँ कैसे आया है, आपको जरूरत नहीं, बस याद रखेंगे लेकिन, राइट। देखिए क्या है, ध्यान से समझिए, हमें पता है P, यहाँ पे इक्वेशन ऑफ स्टेट लगा सकते हैं, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2 लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं? मुझे बताइए आप पहले, ये लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं? यस या नो बच्चों? ठीक है, अब देखिए क्या है, तो V2 बाय V1 को मैंने क्या लिख दिया, देखिए P1 अपॉन P2, इसको इधर ले गए, इसको इधर, तो ये क्या होगा, इंटू T2 बाई T1 लिख दिया। ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, मुझे बताइए, फटाफट बताएं, यस या नो? हमने ऐसे लिख दिया। अब ये वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी, इसके अंदर पुट कर दी, तो ये क्या हो जाएगा, इसके अंदर जब पुट करेंगे, तो अगर आपको पता है लॉग या ln a इंटू बी क्या होता है बच्चों, आपको पता है ln a इंटू बी क्या होता है? ln a इंटू बी क्या होता है? ln a प्लस ln क्या होता है, b होता है, log a प्लस log b हो जाएगा। नहीं, ln अलग अलग होगा, ln के साथ नहीं आएगा, ln a प्लस ln b हो जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ln p1 अपॉन p2 प्लस ln t2 अपॉन t1। और देखिए ध्यान से, यहाँ पे ऐसे पहले से था NCV ln t2 बाई t1 पहले से था, और यहाँ क्या आ गया, NR, यहाँ भी NR आ गया। अब देखिए क्या हुआ, ध्यान से देखिए मैं क्या कर रहा हूं, ये n, ठीक है ना, राइट, ठीक है, राइट, इस n को बाहर ले लिया हमने, और इस ln को, ln t2 बाई t1 को कॉमन ले लिया, तो बचा क्या, देखिए CV प्लस R बच गया। और क्या मुझे बता सकते हैं CV प्लस R क्या होगा, इसको कंबाइन कर दिया था हमने, CV प्लस R क्या होगा, क्या आप बता सकते हैं? CV प्लस CP क्या होता है, CP, वेरी गुड, क्या होता है, CP। तो फॉर्मूला क्या बन गया हमारे पास, देखिए
क्या बन गया, NCP ln T2 by T1 प्लस NR P1 by P2। तो याद रखेंगे तरीका क्या है लर्न करने का, अगर यहाँ CV है तो V2 by V1 होगा, यहाँ CP है तो P1 by P2 होगा, क्योंकि हमें पता है प्रेशर वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो बस इतना ध्यान रखना है। क्लियर है बच्चों, क्लियर है बेटा? ठीक है। सो ये दोनों फॉर्मूले बहुत जनरल हैं, ये फॉर्मूले याद रखेंगे तो आप हर प्रोसेस का इजीली वो नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे एंट्रोपी चेंज सिस्टम का, राइट? ठीक है। अब देखिए, हाँ अब देखिए क्या है, मुझे बताइए जो रिवर्सिबल प्रोसेस था उसमें सिस्टम और सराउंडिंग हमेशा क्या था बच्चों, बताइए। सिस्टम और सराउंडिंग हमेशा इक्विलिब्रियम में था कि नहीं था? यस या नो? तो जो सिस्टम का प्रेशर था वही प्रेशर किसका था? जो सिस्टम का प्रेशर था वही प्रेशर किसका था? सराउंडिंग का था। ठीक है, राइट। और जो टेम्परेचर सिस्टम का था वही टेम्परेचर किसका होगा? वही टेम्परेचर किसका होगा? सराउंडिंग का होगा। इसका मतलब क्या होगा, ध्यान से देखिए क्या था, यह देखिए ध्यान से, हाँ ठीक है। चलिए, हाँ मैं यही बता देता हूं, ठीक है। इक्विलिब्रियम में था, देखिए ध्यान से, हाँ। अब अगर क्या है, ध्यान से देखिए, तो डेल्टा एस जो टोटल था वो था डी क्यू बाई टी, ये सिस्टम का, प्लस डी क्यू बाई टी किसका? सराउंडिंग का। अब मुझे बताइए सिस्टम और सराउंडिंग का दोनों का टेम्परेचर क्या है, बताइए। अगर रिवर्सिबल है तो बच्चों, वो क्या रिवर्सिबल है तो क्या है? जी कांस्टेंट है, टेम्परेचर सेम है। और टेम्परेचर सेम है तो जितना सिस्टम हीट लूज करेगा या गेन करेगा उतना सराउंडिंग क्या करेगा? सिस्टम लूज करता है तो उतना सराउंडिंग क्या करेगा? गेन करेगा। तो इसका मतलब ये दोनों, ये टोटल क्या हो जाएगा? तो डेल्टा टोटल क्या हो जाएगा मुझे बताइए? जीरो हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी गुड। हाँ, क्या हो जाएगा? जीरो। तो याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, डेल्टा सिस्टम इज इक्वल टू जीरो होता है फॉर अ रिवर्सिबल प्रोसेस, फॉर अ रिवर्सिबल प्रोसेस। तो किसी भी रिवर्सिबल प्रोसेस का डेल्टा टोटल हमेशा क्या होता है? जीरो होता है। तो कभी भी अगर आपको सिस्टम की एंट्रोपी मिल जाए, लेट्स सपोज, ठीक है, देखिए क्या है, ये कोई ये सिस्टम है आपका, ये क्या था? सिस्टम था, ठीक है। तो रिवर्सिबल क्या था? रिवर्सिबल प्रोसेस में सिस्टम और सराउंडिंग हमेशा इक्विलिब्रियम में था। तो जो सिस्टम का टेम्परेचर था वही सराउंडिंग का टेम्परेचर है। तो अगर इसने डी क्यू अमाउंट ऑफ हीट लूज किया तो सिस्टम की एंट्रोपी क्या हुई? डी क्यू बाई टी माइनस के साथ सिस्टम, और सराउंडिंग की क्या हुई? प्लस डी क्यू बाई टी, ये सराउंडिंग का, और ये दोनों सेम है। तो ये डी क्यू प्लस क्यू ये क्या आ जाएगा? जीरो आएगा कि नहीं आएगा? मोहित मुझे बताओ, मोहित भाई, ठीक है। तो किसी भी रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए डेल्टा एस टोटल क्या होता है? जीरो होता है। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं डेल्टा एस सिस्टम रिवर्सिबल प्रोसेस का वो टू है, तो डेल्टा सराउंडिंग क्या होगा? क्या मुझे बता सकते हैं? सराउंडिंग क्या होगा? वो क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। या सिस्टम की -2 हो तो सराउंडिंग का क्या हो जाएगा? डेल्टा एस सराउंडिंग का क्या हो जाएगा? +2 हो जाएगा। समझ में आया बच्चों की नहीं आया बेटा? ठीक है। सो देखिए, फॉर अ रिवर्सिबल प्रोसेस डी सिस्टम डी क्यू सिस्टम इज इक्वल टू माइनस डी क्यू ऑफ सराउंडिंग, तो डी क्यू लिख दिया हमने, और डेल्टा सिस्टम ऑफ सराउंडिंग प्लस क्यू, और ये माइनस डी क्यू बाई टी है, दोनों टेम्परेचर सेम रहता है बच्चों। तो डेल्टा टोटल क्या हो जाएगा? जीरो। सिस्टम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ सराउंडिंग हो जाएगा। क्लियर है? राइट, ठीक है। अब देखिए, यहाँ अब हम एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं, 4 प्रोसेस हमें डिस्कस करना है फटाफट, राइट। देखिए, यहाँ आइसोथर्मल प्रोसेस, सभी को पता है आइसोथर्मल टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो ये हमने फॉर्मूला भी डिराइव किया था। तो मुझे बताओ, अगर क्या है, अगर सिस्टम आइसोथर्मल है तो इसमें कौन सी क्वांटिटी जीरो हो जाएगी? बताइए कौन सी क्वांटिटी जीरो हो जाएगी? क्या हो जाएगा? जीरो। अगर T1 इक्वल टू T2 हो जाएगा तो log 1 क्या होता है? ln1 क्या होता है? जीरो होता है। तो ये टर्म पूरी की पूरी क्या होगी? जीरो होगी। तो सिर्फ क्या बचेगा? NR ln V2 बाय क्या बचेगा? V1 बचेगा। यह फॉर्मूला क्या था? NR P1 बाय P2 हो जाएगा। सो यहाँ पे आइसोथर्मल में T1 इक्वल टू T2 होगा, तो जो सिस्टम होगा वो NR क्या हो जाएगा? ln V2 बाय V1 हो जाएगा, या NR P1 बाय P2 हो जाएगा, क्योंकि ये जो क्वांटिटी थी
NCV जो ln_T2/T1 या जो NCP था, ये दोनों क्वांटिटी जीरो हो जाएंगी, तो ये फॉर्मूला बच जाएगा। तो फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस सिस्टम का ये होता है एंट्रोपी चेंज। और सराउंडिंग का क्या हो जाएगा बच्चों? सराउंडिंग का क्या हो जाएगा? इसका माइनस हो जाएगा, जो ये अगर ये माइनस प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, सो दैट टी सिस्टम क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अच्छा, मुझे बता सकते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए क्या हो जाएगा? एडियाबैटिक के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, मुझे बताइए। एंट्रोपी चेंज Q क्या होता है? जीरो। तो जब Q जीरो हो जाएगा तो पूरी एंट्रोपी क्या हो जाएगी? सिस्टम की एंट्रोपी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? कोई dq क्या है? या Q जीरो है तो dq क्या है? जीरो है। तो सिस्टम की एंट्रोपी क्या होगी? जीरो। तो अगर सिस्टम की एंट्रोपी जीरो तो सराउंडिंग एंट्रोपी क्या हुई? सराउंडिंग एंट्रोपी भी क्या हुई? जीरो भी। तो इसका मतलब क्या होगा? डेल्टा एस जो टोटल होता है वो क्या होता है? जीरो होता है। और ये इंपॉर्टेंट सेंटेंस है बच्चों, लास्ट में जो लिखा हुआ ध्यान से देखिएगा। इसका मतलब एडियाबैटिक प्रोसेस में एंट्रोपी क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। एडियाबैटिक प्रोसेस में एंट्रोपी क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। इसीलिए एडियाबैटिक प्रोसेस को आइसेंट्रोपिक प्रोसेस भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? आइसन एंट्रोपिक या आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस भी कहते हैं, राइट? क्योंकि एंट्रोपी क्या रहती है इसमें? कांस्टेंट रहती है। आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस क्लियर है बच्चों? आइसो प्रोसेस हमने पढ़े थे, बहुत 4 प्रोसेस पढ़े थे। तो एडियाबैटिक प्रोसेस इज आल्सो नोन एज आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस, क्योंकि एंट्रोपी क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। अब मुझे बता सकते हैं यहाँ पे अगर आइसोबैरिक प्रोसेस हुआ, आइसोबैरिक प्रोसेस हुआ तो मुझे बताइए क्या हो जाएगा? फॉर्मूला क्या बनेगा? आइसोबैरिक होगा तो क्या फॉर्मूला आएगा प्रोसेस में? यहाँ पे ये चलिए इसमें बताइए, आइसोबैरिक में क्या होगा? प्रेशर कांस्टेंट। तो ये जीरो हो गया कि नहीं हो गया? सेकंड टर्म जीरो हो गया। तो फॉर्मूला क्या बना? NCP ln_T2/CV नहीं, प्रेशर तो यहाँ है ना आइसोबैरिक में, इस वाले में अप्लाई करेंगे हम। तो P1 = P2 होगा, NCP ln_T2/T1 हो जाएगा। और यही मैं आइसोकोरिक में कहूंगा तब क्या होगा? आइसोकोरिक में क्या फॉर्मूला आ जाएगा डेल्टा सिस्टम का? आइसोकोरिक में तो कौन सा अप्लाई करेंगे? ये ऊपर वाला, ये वाला अप्लाई करेंगे। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? NCV ln_T2/T1 बनेगा। क्लियर है बच्चों? ठीक है, राइट। तो ये देखिए दोनों यहीं पे लिखे हुए हैं, NCP ln2 आइसोबैरिक के लिए ये हट जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। या 2.303 भी लिख सकते हैं, सिस्टम माइनस सराउंडिंग हो जाएगा। आइसोकोरिक के लिए NCV ये आ जाएगा, और ये वॉल्यूम तो जीरो हो जाएगा, ये 2.30 सेव लगा सकते हैं, राइट। अब एंट्रोपी चेंज फॉर अ फेज चेंज, अगर फेज चेंज हो रहा होगा तो क्या होगा? अगर देखिए फेज चेंज होता है, लेट्स सपोज फ्यूजन है। फ्यूजन क्या होता है? सॉलिड टू लिक्विड। तो यहाँ पे जो Q होता है उसको क्या कहते हैं बच्चों? हमने एंथैल्पी में पढ़ा था या थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ा था। फ्यूजन के लिए क्या बोला था? एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। तो यहाँ पे जो Q हो जाएगा वो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है, राइट। डेल्टा H नहीं, हम LF नहीं लिखेंगे, हाँ, LF से लेना देना नहीं है हमें, हमें एंथैल्पी से लेना देना है। Q विल रिप्लेस बाय एंथैल्पी, ठीक है, राइट। तो यहाँ पे जो डेल्टा एच हो जाएगा वो डेल्टा एच एफ बाई क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डेल्टा एच एफ बाई टी, ठीक है। क्या मुझे बता सकते हैं टी को क्या कहेंगे हम? व्हाट विल बी द टी? टी को क्या कह सकते हैं यहाँ पे हम? कांस्टेंट है बट क्या है वो? टी क्या है? व्हाट विल बी द टी? मेल्टिंग पॉइंट। क्या कह सकते हैं? मेल्टिंग पॉइंट कह सकते हैं कि नहीं कह सकते इस टी को? बताइए, यस या नो। क्या है मेल्टिंग पॉइंट? क्या है मेल्टिंग पॉइंट? तो अगर मैं आपसे पूछता हूं नेक्स्ट, वेपोराइजेशन हो गया, वेपोराइजेशन मतलब लिक्विड टू गैस, तो क्यू को हम क्या लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एंथैल्पी? क्यू को क्या लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एंथैल्पी? क्या लिख सकते हैं फटाफट बच्चों, फटाफट? एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन क्या लिख सकते हैं? एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, क्योंकि ये क्या है? लिक्विड से गैस बनना, वेपोराइजेशन। तो डेल्टा एच वेपोराइजेशन क्या होगा? डेल्टा एच VAP अपॉन टी हो गया। तो मुझे बताइए डेल्टा एच, यहाँ पे जो टी होगा इस टी को क्या लिख बोल सकते हैं हम? व्हाट इज दिस टी? बॉइलिंग पॉइंट, वेरी गुड। लास्ट है बच्चों सब्लिमेशन। सब्लिमेशन मींस सॉलिड टू गैस। तो यहाँ पे क्यू है, सब्लिमेशन लिखेंगे, तो डेल्टा सब्लिमेशन क्या हो जाएगा? डेल्टा सब्लिमेशन अपॉन टी हो जाएगा। तो ये एंट्रोपी चेंज क्या है? फेज चेंज के लिए है। इससे पहले हमने जो एंट्रोपी चेंज लिखा था ये रिवर्सिबल प्रोसेस के लिखा था सिस्टम का, और सिस्टम का पता है तो सराउंडिंग का भी हमें पता है,
ठीक है, ये सब आप थर्मोकेमिस्ट्री में हम सीख चुके हैं। एंथैल्पी, फ्यूजन क्या होता है, विब्रेशन क्या होता है, और सब्लिमेशन क्या होता है। इजंट इट बच्चों? चलिए हाँ, ठीक है, अब देखिए हाँ, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। ये लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था, इसके ऊपर फॉर्मूला पूछा गया था कि इसका क्या फॉर्मूला होता है। जो मैंने यहाँ फॉर्मूला डिराइव किया यही पूछा हुआ था, ठीक है ना, राइट। ये वाला क्वेश्चन आया था, ये जो लास्ट में पूछा हुआ है, ये फॉर्मूला आया हुआ था। जेई एडवांस में शायद क्वेश्चन था या जेई मेंस में था, मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा, बहुत ईजी है, फिजिक्स है इसमें, कुछ भी केमिस्ट्री नहीं है, ध्यान से समझिएगा हाँ बच्चों। क्या है एंट्रोपी चेंज फॉर अ सॉलिड? अभी हमने एंट्रोपी चेंज देखा था गैस आइडियल गैस का, डिफरेंट प्रोसेस देखे, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक और आइसोकोरिक और आइसोबैरिक। अब हम हमने फिर देखा था एंट्रोपी चेंज फॉर अ फेज चेंज। अब हम देख रहे हैं एंट्रोपी फॉर अ सॉलिड। लेट्स सपोज क्या है बच्चों, कोई कॉपर का ब्लॉक है, कोई भी मेटल हो सकता है, हमने यहाँ कॉपर लिया हुआ है, ठीक है ना, और इसका मास m है। क्या है? मास m है, और ऊपर एटमॉस्फेयर में रखा हुआ हमने, सच दैट जो T1 है, जो ब्लॉक का टेम्परेचर है, वो ज्यादा है किससे? T2 से, T1 ग्रेटर देन T2। तो डेल्टा हमारे लिए ये सिस्टम है, तो डेल्टा सिस्टम dq/t होगा। तो डेल्टा एस क्या होगा? Q। अब कितनी एनर्जी जो लूज करता है, या जो कितनी एनर्जी हीट लूज करता है या गेन करता है, वो ms dt होता है। याद आया बच्चों? ms डेल्टा t। Q क्या होता है? ms dt या डेल्टा t, ठीक है। सॉलिड के लिए हम यही लगाते हैं, ms डेल्टा t। मैंने बताया था जब गैस होता है तब NCV dt लगाते हैं, और जब सॉलिड होगा या लिक्विड होगा तो ms डेल्टा t लगाते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ms डेल्टा t, वेयर m इज मास, s इज स्पेसिफिक हीट, और dt क्या है? टेम्परेचर। याद रखेंगे बच्चों, दिस s इज नॉट एंट्रोपी, हाँ, दिस s इज स्पेसिफिक हीट, ठीक है, dt। और अपॉन क्या है? अब T1 से क्या है, ठीक है, राइट। अब क्या है, अगर ये सराउंडिंग बहुत बड़ी है, इसका मतलब इसका टेम्परेचर एक टाइम पे क्या होगा? सराउंडिंग के टेम्परेचर पे पहुंच जाएगा कि नहीं पहुंचेगा बच्चों? ये बताइए। अगर आपने 100 डिग्री का कॉपर मेटल लिया हुआ है, बाहर का 27 है, आफ्टर सम टाइम क्या होगा? और लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम क्या होगा? उसका टेम्परेचर भी 27 हो जाएगा। तो T1 से कहाँ वेरी करेगा? T2। अब ms तो कांस्टेंट हो गया, dt/t फिर से ln हो गया, और लिमिट हो गया फाइनल माइनस इनिशियल, तो ln T2/T1 हो गया। तो इसको लिख दिया -2.303 log T2/T1 लिख दिया। करेक्ट है ना बच्चों? क्लियर है कि नहीं है बेटा? टेल मी यस या नो। करेक्ट है बच्चों? राइट, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, हाँ, ठीक है, राइट। अब सराउंडिंग की बात करते हैं। तो जितना सिस्टम ने हीट लूज किया होगा, उतना सराउंडिंग ने गेन किया होगा। तो जो सराउंडिंग का हो जाएगा वो हो जाएगा किसका? ठीक है, सराउंडिंग का क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ कितना? सिस्टम का, ठीक है, राइट। अब देखिए क्या है, मुझे बताइए यहाँ पे जब हम सराउंडिंग का, जब हम यहाँ पे क्यू लिखेंगे सराउंडिंग का, या सॉरी सिस्टम का क्यू लिखना चाहते हैं सराउंडिंग के लिए, तो क्या वहां पे इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे? क्या हम इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे वहां पे? आंसर यस या नो? नो। वाई नो रक्षित? वाई नो बेटा? वाई नो? क्यों? क्योंकि ये रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं है, ये इरिवर्सिबल है। वेरी गुड। तो हम सीधे क्या करेंगे? ms dt पुट कर देंगे, ms डेल्टा t पुट कर देंगे, राइट। ये तो ये हो गया ms t डेल्टा t का क्या हो गया? ठीक है, दैट इज T1 माइनस T2, सॉरी T2 माइनस क्या हो गया? T1 हो गया, ठीक है, राइट। तो अब क्या करेंगे, जब हमने इसमें माइनस पुट किया तो ये माइनस माइनस क्या हो गया? कॉमन आ गया, बाहर आ गया। तो ये क्या लिख दिया हमने? T1 माइनस T2 लिख दिया। तो अब सिस्टम प्लस सराउंडिंग क्या हो गया? देखिए ms ln T2/T1 प्लस ms T1 माइनस T2 अपॉन T2 हो जाएगा। मुझे बताइए इस केस में ये जो टोटल एंट्रोपी है, यूनिवर्स की एंट्रोपी है, पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी कि जीरो आएगी? मुझे बताएंगे क्या बच्चों, या बता सकते हैं? पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव आएगी कि जीरो आएगी? प्रोसेस क्या है ये? रिवर्सिबल की इरिवर्सिबल? मुझे बताएं, प्रोसेस रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल है? प्रोसेस रिवर्सिबल है इरिवर्सिबल है? इरिवर्सिबल है। तो इरिवर्सिबल में डेल्टा एस टोटल क्या था? क्या आना चाहिए था? डेल्टा एस टोटल अभी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले। अरे सिद्धांत यार, हद हो गई।
सुनते नहीं हो बेटा आप लोग, समझ में नहीं आता है। आखिरी में नेगेटिव क्यों यार, अभी थोड़ी देर पहले बताया है मैंने। पॉजिटिव आएगा, राइट। मुझे बताओ ये प्रोसेस क्या है, ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, मुझे बताइए, चलिए बताइए। प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस है? स्पॉन्टेनियस है। तो स्पॉन्टेनियस का एंट्रोपी चेंज क्या होगा, नेगेटिव की पॉजिटिव? टोटल पॉजिटिव आएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो क्वांटिटी थी, देखिए यहाँ पे क्या है, जो T2 है वो क्या था, कम था, T1 बड़ा था। तो दिस मीन्स ये क्वांटिटी नेगेटिव आएगी और ये क्वांटिटी क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो इसका मतलब इसमें कौन सी क्वांटिटी ज्यादा बड़ी होगी, फर्स्ट की सेकंड है, कौन सी ज्यादा बड़ी होगी, मैग्नीट्यूड किसका ज्यादा होगा, फर्स्ट की सेकंड का? सेकंड का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा किससे, फर्स्ट से, तभी ये क्या होगा, ये क्या होगा, ग्रेटर देन 0 आएगा। ठीक है बच्चों, 1 मिनट और लगेगा, 1 या 2 मिनट, डोंट लीव द क्लास, वी विल फिनिश आउट दिस टॉपिक, राइट। कल हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, मतलब इसी को आगे कैरी करेंगे। सो देखिए यहाँ पे क्या है, ये सिस्टम क्या है, ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे क्या है बच्चों, 2 मेटल ब्लॉक हैं, दोनों कॉपर के हैं, ठीक है ना, राइट। और दोनों का मास सेम है, दोनों का मास सेम है। और क्या कर रखा है इस बार हमने, कोई भी हीट हम सराउंडिंग में जाने नहीं दे रहे, एडियाबैटिक वॉल लगा रखी, हमने क्या लगा रखी, एडियाबैटिक वॉल लगा दी है। मतलब कोई भी हीट बाहर नहीं जा रही, हमने इंसुलेट किया हुआ, इसको क्या किया हुआ, इंसुलेशन किया हुआ। और यहाँ पे जो कॉपर, जो ब्लॉक ए है उसका टेम्परेचर ज्यादा है किससे, 2 से, ब्लॉक बी से उसका टेम्परेचर ज्यादा है ए का, T1 ग्रेटर देन T2 है। अब देखिए, तो अगर हम कोई भी हीट बाहर नहीं जा रही है तो सराउंडिंग एंट्रोपी क्या होगी, मुझे बताएंगे, सराउंडिंग एंट्रोपी क्या होगी, 0 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पॉजिटिव क्यों होगी बेटा, कोई भी हीट लूज हो रही है क्या, मुझे बताएं, जो भी पॉजिटिव बोल रहे हैं सराउंडिंग के लिए, हमने बोला इंसुलेटेड है ये, दिस इज ऑलरेडी इंसुलेटेड, इंसुलेटेड मीन्स कोई हीट बाहर नहीं जा रही है, तो क्या होगा, 0 होगा, तो सराउंडिंग का 0 हो गया। अब सिस्टम हमारे लिए क्या है, ए और बी दोनों सिस्टम है, तो डेल्टा जो सिस्टम होगा वो डेल्टा एस ए प्लस डेल्टा एस क्या होगा, बी होगा। अब देखिए ए के लिए लगा दिया डी क्यू ए बाई टी और बी के लिए लगा डी क्यू बाई टी। अब यहाँ पे T1 किससे, T1 से फाइनल टेम्परेचर पे जा रहा है, ठीक है, और ये T2 भी किस पे, फाइनल टेम्परेचर पे जा रहा है, ठीक है। क्या आप मुझे बता सकते हैं यहाँ पे फाइनल टेम्परेचर क्या आएगा, क्या आप मुझे बता सकते हैं, व्हाट विल बी द फाइनल टेम्परेचर, एनीवन, T1, हाँ रोहन, वेरी गुड बेटा रोहन, क्यों, क्योंकि मास सेम है, यहाँ पे मास सेम है तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, और मेटल भी सेम है तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इसका एवरेज हो जाएगा, टेम्परेचर क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा, सेम नहीं होगा। क्यू इसका, जितना क्यू इसका, दोनों का क्यू सेम रखोगे ना, तो एक का हीट लॉस दूसरे का हीट गेन हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा ना, Q इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू क्यू इक्वल टू बी, तो एम एस टी फाइनल माइनस T1, और इसका कितना, एम एस T2 माइनस टी फाइनल, एक का हीट एक का गेन, तो एम एस कैंसिल, टी फाइनल माइनस T1 इज इक्वल टू टी माइनस ये टी फाइनल, तो ये क्या हो जाएगा, 2TF इज इक्वल टू T1 प्लस T2, तो TF क्या आ जाएगा, T1 प्लस T2 बाय 2 आ जाएगा। तो अगर क्या होगा, दोनों का मास सेम है और मेटल भी सेम है, तो टेम्परेचर क्या हो जाता है, एवरेज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। तो यहाँ पे ये देखिए TF मैंने यही लिखा हुआ, T1 प्लस T2 बाई 2 लिखा हुआ। अब MS DT बाई टी, MS DT बाई टी, T1 से T फाइनल, T2 से T फाइनल, तो इंटीग्रेशन क्या होगा, T फाइनल अपॉन T1, ये T फाइनल अपॉन T2 हो गया। अब देखिए क्या है, MS हमने कॉमन ले लिया, ये हो गया log A प्लस log B, तो ये log A इंटू बी हो गया, तो ये TF और TF का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, और ये T1 इंटू T2 हो गया, और TF को क्या लिख दिया हमने, T1 प्लस T2 बाई 2, तो यहाँ पे लिख दिया MS T1 बाई T2 का स्क्वायर अपॉन T1 इंटू T2, या 2.303 MS log T1 प्लस T2 का स्क्वायर अपॉन T1 इंटू T2 कर दिया। क्लियर है बच्चों, क्लियर है बेटा, राइट। प्लीज ना, अगर आप, मैं देख रहा हूं बच्चों आप लोग इंटरेस्ट लूज कर रहे हैं, ठीक है ना, डोंट लूज योर इंटरेस्ट, राइट। केमिस्ट्री इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है बच्चों। हाँ मैं देख रहा हूँ बच्चे जितने जैसे पहले डाउट पूछते थे वो इतने डाउट आप पूछ नहीं रहे हैं, राइट, ठीक है, इतने डाउट आप नहीं पूछ रहे हैं,
ठीक है ना, डोंट लूज योर इंटरेस्ट। मैं पहले बोल रहा हूँ थर्मोडायनेमिक्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर बार क्वेश्चन आता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है एंट्रोपी, राइट। क्लियर है बच्चों? टेल मी, आपको समझ में आया कि नहीं आया बेटा आज का लेक्चर? ऑनेस्टली बेटा हमने थोड़ा फास्ट किया बेटा, राइट, बट थोड़ी मजबूरी थी, हमें फास्ट करना पड़ा, ठीक है, राइट। आई होप ठीक है आपको समझ में आएगा। फिर भी बच्चों अगर किसी को डाउट है प्लीज कॉल मी, ठीक है ना, टू डिस्कस, राइट। कोई भी टॉपिक में अगर डाउट है तो आप मुझे कॉल कर लेंगे, ठीक है। और डोंट लीव द क्लास, कल क्लास में अटेंड जरूर करिएगा, कल की और परसों की बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, सेकंड लॉ से काफी क्वेश्चन मिलता है बेटा। हाँ मैं रिकॉर्डिंग अभी भेज दूंगा बेटा, आई विल ट्राई टू अपलोड द लेक्चर टुडे ओनली, और मॉर्निंग तक आपको मिल जाएगा बेटा, ठीक है। थैंक यू बेटा, थैंक यू। हाँ ओके ओके बेटा, आई विल से आई एम सेंडिंग द नोट्स जस्ट नाउ बेटा। हाँ जी बेटा, थैंक यू।